आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 11 में डिस्कस करेंगे फजान्स रूल पर। अब देखिए, फजान्स रूल भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम लोग बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड और जो आयनिक बॉन्ड है, उनको हम अलग तरीके से देखने वाले हैं। मतलब अलग तरीके से क्या, कैसे, तो वो आपको हम यहाँ पर समझाते हैं। फजान्स जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जैसे आयनिक बॉन्ड बनता है NaCl के बीच में, KCl के बीच में, AlCl3 के बीच में, तो इन्होंने कहा कि आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड जो भी आपको देखने को मिलते हैं वो आयनिक बॉन्ड 100% नहीं है। मतलब क्या? मतलब NaCl अगर हम लोग को जैसे बताया कि आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड है, तो कहा नहीं, आयनिक बॉन्डेड जो केमिकल हम लोग देखते हैं उनमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। फिर से, आयनिक बॉन्डेड जो केमिकल हम लोग को बताया गया है उनमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब यहाँ पर कैरेक्टर की बात आ गई। मतलब जैसे हम लोग को कहा गया था कि मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बनेगा, यही बताया गया था। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, जितने भी केमिकल्स आपको दिखते हैं उनमें आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों मौजूद होते हैं। जो डोमिनेट कर जाते हैं उनके हिसाब से बॉन्ड का नेचर हम लोग बोल देते हैं। तो NaCl में बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर से ज्यादा है, इसलिए वो आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड हुआ, इनका कहना ये है। और तो क्या H2 में भी आयनिक है? तो हाँ, H2 भी 100% कोवेलेंट नहीं है। मतलब ये समझा कि नेचर में जो केमिकल है वो 100% ना तो आयनिक है ना तो 100% कोवेलेंट है। ड्यू टू पोलराइजेशन उनमें कुछ आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर भी आते हैं। यानी कि आयनिक वाले अगर कंपाउंड है, यानी कि बॉन्डेड आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड है, तो उसमें भी कोवेलेंट थोड़ा कैरेक्टर होगा या कोवेलेंट में थोड़ा सा आयनिक होगा। ये फजान्स का यहाँ पर इस टॉपिक में, यानी इस पार्ट में हम लोग फजान्स के थ्रू हम लोग आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से अब बॉन्ड को समझने वाले हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा फजान्स रूल। क्योंकि हम लोग को यही पढ़ने हैं तो इसकी शुरुआत हम कुछ पार्ट से करते हैं। फजान्स रूल में यहां लिखा है कि फॉर्मुलेटेड बाय कैसिमिर फजान्स, इनका नाम है, वाज यूज्ड टू प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी कोवेलेंट और आयनिक, which depends on the charge on the cation and the relative size of cation and anion। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने उसको अंडरलाइन भी किया हुआ। कहा यह जा रहा है कि केमिकल बॉन्ड में कोवेलेंट या आयनिक है, वो सिर्फ ये नहीं कह दो कि नॉन मेटल है तो ऐसा होगा, मेटल है तो ऐसा नहीं। उन पर चार्ज उनका देखो, उनके साइज देखो, उनके ऊपर कितने चार्ज हैं, वो भी मैटर करता है। मतलब जैसे एक सिंपल बात, NaCl, MgCl2 या LCl3 मेटल नॉन मेटल है, आयनिक, तो क्या सब में एक जैसा आयनिक होगा? तो आप बोलोगे नहीं, सबकी साइज अलग अलग है और चार्ज भी अलग अलग है। तो उसी को लेकर के उन्होंने पॉइंट आउट किया। तो पहले हम बहुत शुरुआत की बात करते हैं। ए को मैंने यहां पर, चलो यहां लिख देते हैं, ए यहां पर मेटल ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये बना केटायन। देखो मैंने छोटा कर दिया। हमेशा क्या होगा कि पेरेंट आइटम से जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो हमेशा साइज छोटी हो जाएगी, है ना। और जब एनायन बनेगा तो साइज हमेशा बड़ा होगा, यानी कि
एनायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होगा और कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होगा। तो देखिए ये छोटा हो गया मेटल से और ये बड़ा हो गया। तो ये प्लस और माइनस यहां तक हम लोग को समझाया गया था कि कैटायन और एनायन जब बनते हैं, अगर ये बी मेटल है, ए मेटल है, तो बी को नॉन मेटल बोल दो। ये बी जो है नॉन मेटल। अब मेटल नॉन मेटल के बीच में एक आयनिक बॉन्ड तैयार हो गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। और हम लोग को बताया गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बढ़िया है, आयनिक बॉन्ड बन गया। अब ये बात यहां से फजांस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है वो समझिएगा। ये बोल रहे हैं कि जब कैटायन जब एनायन के साथ रखा हुआ है, तो जो शुरुआत में हम देख रहे हैं कि ये जो शुरुआत में आपके पास है ये वाले फॉर्म, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, यानी इलेक्ट्रॉन जो इनके पास है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि हम लोग ने पहले देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे वेव भी मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकल है, क्योंकि हम लोग को बताया गया कि हम लोग एटम को एज ए स्फीयर के फॉर्म में मानते हैं। तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अभी अब जब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो उनके पास यहां देखिए ये कहा जा रहा है कि जब कैटायन को एनायन के पास रखा गया तो कैटायन क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको थोड़ा सा इलोंगेट कर देता। क्या ये हमेशा होगा? हाँ, इन्होंने बहुत सारे कैटायन को एनायन के बीच में जो बॉन्डेशन होता है उसके एक्सपेरिमेंट किए, उसके रिसर्च किए, उसके बाद उन्होंने एक रूल बनाया, कुछ रूल्स बनाए, उसी को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कैटायन और एनायन के बीच में ये भी एक केस होता है, यानी कि जब कैटायन को एनायन के साथ रखा जाता है या कैटायन एनायन के बीच में रहते हैं तो उनके बीच में एक और फोर्स यानी एक और इफेक्ट लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैटायन इलेक्ट्रॉन्स को, जो एनायन की जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनको अपनी तरफ खींचते हैं। इस इफेक्ट को हम लोग पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी इसको पोलराइज करना। अब इस पोलराइजेशन से क्या होने वाला है, तो आप यहां पर एक चीज समझिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पर था तो इन्होंने, किसी ने इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया गया, ये पूरी तरीके से आयनिक फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो आयनिक में ये हो ना कि इलेक्ट्रॉन को आप कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं। अब बताओ कि अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन धीरे धीरे होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट होने की वजह से आप क्या कह सकते हो कि जब वो उधर शिफ्ट हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर प्लस आता है और गेन करते तो माइनस आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाएगा तो माइनस चार्ज कम होने शुरू हो जाएंगी, और जब इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू तक प्लस चार्ज भी थोड़े थोड़े कम होंगे, क्योंकि प्लस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितना लॉस हुआ था उसमें से कुछ वापस आ जाएगा, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चार्ज का कम होना यानी कि आयनिक कैरेक्टर का कम हो जाना। तो वही बोल रहे हैं कि कितना कम होता है ये ही डिसाइड करता है किसी बॉन्ड के नेचर को, कितना कम होता है वो डिसाइड करता है बॉन्ड के नेचर को। यानी कि हम लोग ये कहेंगे या हम लोग मान करके चलेंगे कि ये जो कैटायन है और ये जो एनायन है, हमेशा कैटायन और एनायन जब आपस में एक जगह पर दिखेंगे आपको, तो आप एक और कॉन्सेप्ट पोलराइजेशन सोचेंगे। पोलराइजेशन क्या है कि कैटायन के न्यूक्लियस
एनाइन के इलेक्ट्रॉन को जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनको इलोंगेट कर देते हैं अपनी तरफ, यानी ये पोलराइजेशन भी होगा। और उस पोलराइजेशन की वजह से जो आयनिक कैरेक्टर है कुछ हद तक कम होना शुरू हो जाएगा, और उसी वजह से जितना आयनिक कम होगा उस वजह से उतना हम लोग कोवेलेंट मान लेते हैं। तो उसी को लेकर के फजांस ने कुछ रूल्स बनाए हैं, आप और आगे इसको समझते हैं। देखिए, पोलराइजेशन इज फेवर्ड यहां बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। के फजांस, वो किसी में जो उनका नाम था के फजांस, स्टडीड these factors in several molecules and proposed a set of rules on polarization. These rules are called फजांस। मैंने कहा था ना कि बहुत सारे केमिकल्स उन्होंने देखे और देखने के बाद उन्होंने उस फैक्टर्स को जो पोलराइजेशन के थ्रू वो होते हैं उनको उन्होंने नोट किया और उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, जिस बेस पर हम लोग उस रूल को समझेंगे और उस रूल के बेस पर आयनिक कैरेक्टर को समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, नो आयनिक बॉन्ड इज 100% आयनिक, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई आयनिक बॉन्ड अगर आपसे पूछे क्या 100% है, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे NaCl केसर कुछ भी, अब 100% आयनिक नहीं होगा। हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द केटायन एंड एनायन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है कि क्या H2 तक को, हाइड्रोजन को बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन तक को भी हम लोग 100% कोवेलेंट नहीं मान रहे हैं। मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं अभी आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर की। तो कहा गया कि 100% आयनिक कैरेक्टर किसी भी जगह पर नहीं मिलेगा, यानी 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट भी होता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स आर डेवलप्ड ड्यू टू the polarization of the anion by cation, and due to this effect the electron density between two nucleus increases। अब देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझिएगा। वो बोला कि पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड आर डेवलप्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द एनायन बाय केटायन। केटायन कितना ज्यादा पोलराइज करता है वो डिसाइड करेगा कितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कम होने वाला है। जितना आयनिक कम होगा उतना ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब एक एग्जांपल से समझिएगा, जैसे मैंने A+ और B- ले लिया, ये इस तरीके का केमिकल है। अब ये एकदम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर X और Y है, X और Y, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दो। ये देखो, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दिया। आप ध्यान दीजिए कि जब शेयरिंग कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बीच में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में है तो उस केस में हम लोग यहां पर कहते हैं कि यहां पर कोवेलेंट है, शेयरिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का। वही बोल रहे हैं कि जब ये पोलराइजेशन के बाद अगर मान ले पोलराइजेशन इतना हुआ, कोई दूसरा केमिकल है, अगर मान लेते हैं कि ये और इस वाले में, ये और ये वाले, इस वाले में पोलराइजेशन ज्यादा हुआ, इस में पोलराइजेशन कम हुआ, तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये केटायन है और ये एनायन है। तो अब बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस
की तरफ यानी कि दूसरे केमिकल के तरफ अगर शिफ्ट होता है तो वहां पर क्या हुआ कि आयनिक तो कम बना ना, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो लॉस मतलब किसी के पास पहुंचना, और आप तो अब खींच रहे हो, तो खींचने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को आप शेयरिंग की तरफ प्रोसीड कर रहे हो ना। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि आप यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर उतना आयनिक कम हो जाएगा, जो कि इस लाइन से समझाएगा कि पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड आर डेवलप्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द एनायन बाय कैटायन, यानी कैटायन एनायन को पोलराइज करता है। ड्यू टू दिस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस इंक्रीज। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में बढ़ेगा उतना आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो ये हुआ पोलराइजेशन की बात। अब यहां पर उसी को डिफाइन किया गया कि व्हेन द कैटायन अप्रोचेस द एनायन the symmetrical electron cloud of the anion gets distorted towards the cation. This is called polarization। यही है कि जब कैटायन को एनायन के साथ रखा जाता है तो इनका जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये इस तरीके का डिस्टॉर्ट हो गया। इस डिस्टॉर्शन को ही पोलराइजेशन कहा जाता है। यानी जब कैटायन को एनायन के पास रखते हैं तो कैटायन जो है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो सिमेट्रिकल होता है उसको डिस्टॉर्ट करता है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम लोग पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो यही पोलराइजेशन हम लोग को कैटायन और एनायन के बीच में समझना होगा। यानी अब आपको यह मान करके चलना होगा कि जब कोई कैटायन और एनायन के बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनता है तो पोलराइजेशन के थ्रू कैटायन एनायन को पोलराइज कर देता है। तो वो पोलराइजेशन कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, उसी से हम लोग आयनिक कैरेक्टर अब डिसाइड करने वाले हैं। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए, द पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्टेड द एनायन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। मतलब जैसे आपने कैटायन ले लिया, अब कैटायन को एनायन के साथ रखा हुआ, अब मान लो Na के साथ Cl है, K के साथ Cl है, Rb के साथ Cl है, तो आप देखिए कि कैटायन की पावर जो है वो डिसाइड करेगी कि कितने एनायन को ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचते हो। तो उसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ध्यान रखिएगा, पोलराइजिंग पावर कैटायन के लिए बोला जाता है। ये वर्ड आगे बहुत जगह पर यूज होगा। पोलराइजिंग पावर वो पावर होता है जो कैटायन के न्यूक्लियस का पावर होता है, जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, जो एनायन के सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, एनायन के सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म करता है। यानी कैटायन के न्यूक्लियस का वो पावर जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, उस कैटायन के न्यूक्लियस के पावर को हम लोग पोलराइजिंग पावर से डिफाइन करते हैं। तो ये लिखा, पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द एनायन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। यहां एक एग्जाम्पल है ए बी, सी बी और डी बी का। साइज मैंने ए को ए प्लस, सी प्लस और डी प्लस, यानी ए बड़ा है, ये देखिए बड़ा लिखा हुआ, बी थोड़ा छोटा, सी और छोटा है। तो उन हिसाब से यहां पर बी कॉमन है। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचने की बारी होगी तो जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। अब अगर यहां पर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे तो मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियस का पावर होता है, तो जितना छोटा होगा उसमें न्यूक्लियस की पावर उतनी ज्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू हमने आपको कोवेलेंट बॉन्ड में समझाया था, यहां पर भी वो समझ सकते हैं कि जितना छोटा होगा साइज में वो उतना पावरफुल न्यूक्लियस होगा, और जितना पावरफुल न्यूक्लियस होगा उतना ज्यादा एनायन के इलेक्ट्रॉन को वो डिफॉर्म करेगा या डिस्टॉर्ट करेगा। फिर से समझिए, 3 कैटायन लिया गया, तीनों कैटायन में जो छोटा कैटायन होगा वो ज्यादा सिमेट्रिकल, यानी ये देखिए ये हुआ आपके पास, ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन
क्लाउड है वो देखिए इस तरीके से डिफॉर्म कर दिया मैंने। ये पोलराइजेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा। इसके बाद देखिए दूसरा वाला, ये देखिए ये इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए ये इस तरीके का दिखाया गया। तो केटायन जब छोटा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, यानी कि एनायन के फॉर्म को ज़्यादा वो पोलराइजेशन करेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा देखिए पोलराइजेशन कम हो गया, यानी केटायन के साइज से डिसाइड होगा पोलराइजिंग पावर। छोटा केटायन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुआ। बड़ा केटायन तो पोलराइजिंग पावर कम, और बड़ा तो पोलराइजिंग पावर और कम। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन के थ्रू जब इस तरफ आ रहा है तो आप बोलोगे क्या इलेक्ट्रॉन इधर कम जा रहा है, तो इस केस में यहाँ पर आयनिक कम बनेगा। वैसे हम आयनिक पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर एक सिंपल बात अगर आपसे बोला जाए कि आयनिक ज्यादा कौन बनाएगा, बड़ा वाला मेटल या छोटा वाला, तो आप बोलोगे बड़ा वाला मेटल, क्योंकि बड़ा वाला मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से करेगा, खींचेगा नहीं। छोटा वाला तो खींच लेगा तो आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा। तो खैर उस पर अभी बात हम लोग से होगी, लेकिन अभी हम दिखा रहे हैं कि जब तीन मेटल ए, सी प्लस, बी प्लस और ए प्लस, सी प्लस की साइज छोटी है, बी प्लस की बड़ी है, ए प्लस की और बड़ी है, जब उनके सामने तीन एक जैसे एनायन रख दिए गए तो उनमें सबसे छोटा वाला जो केटायन है वो ज्यादा पोलराइजेशन कर रहा है, यानी सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है। थोड़ा सा बड़ा वाला और कम, और जो बड़ा साइज है और कम। तो इस तरीके से डिस्टॉर्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, और इस पावर को पोलराइजिंग पावर कहा जाए। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ, तो आप यहाँ पर पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताओगे तो क्या होगा, ए, सी, ए, एक मिनट, ए, सी, बी नहीं है ना, ए यहाँ सी प्लस है और ये डी प्लस है, तो ए सी डी प्लस। सबसे बड़ा साइज ए का, फिर सी का, सबसे छोटा डी का। तो डी बड़ा, डी छोटा है देखो साइज में, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा। सी थोड़ा बड़ा है तो पोलराइजिंग पावर कम। ए सबसे बड़ा है तो पोलराइजिंग पावर और कम। तो पोलराइजिंग पावर के लिए हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि जब भी पोलराइजिंग पावर देखेंगे वो हमेशा केटायन के लिए देखेंगे, और केटायन की पोलराइजिंग पावर वो पावर होती है जो एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचती है, और जिस एनायन की साइज छोटी होगी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, साइज ऑफ केटायन डिक्रीजेस। जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो उसको हम यहां पर ऐसे लिख दें, क्योंकि साइज में भी आपको कंफ्यूजन ना हो। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। बताओ ये कौन से केमिकल हैं? शेल बढ़ता है ना इसमें, ग्रुप वाइज नीचे जाने पर क्या होता, ऐसे करके नीचे जाओगे तो क्या होगा, साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ता है तो सबसे बड़ा साइज का पोलराइजिंग पावर कम, तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर ये हो जाएगा, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ता है मेटल का या मेटल के केटायन का। उसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसका तो आपको पता ही है साइज, चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये है साइज का ऑर्डर। तो सेम यही साइज का ऑर्डर अगर आप कैटायन ले लें इनका तो यही सेम साइज होगा। तो अब बताओ इनका पोलराइजिंग पावर, तो सबसे छोटा कौन है? तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, यानी बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा और बेरियम की पोलराइजिंग पावर सबसे कम, क्योंकि छोटा साइज का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पोलराइजिंग पावर का। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि ग्रुप वाइज नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा तो हमेशा पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगा। तो ग्रुप में सबसे पहले हम लोग ने साइज देखा, तो साइज के इनवर्सली पोलराइजिंग पावर। यहां भी देखा लिथियम टू सीजियम नीचे जाने पर साइज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर कम होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे पोलराइजिंग पावर के लिए, और इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेबिलिटी, और फिर उसके बाद फजान्स रूल, जो फजान्स ने जो रूल्स दिए उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार फिर से आपको समराइज कर दें कि सबसे पहले हम लोग को कहा गया कि नेचर में जितने भी केमिकल्स हैं उनमें 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता है। कोई भी केमिकल है अगर आयनिक बॉन्डेड है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा, अगर कोई कोवेलेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक होगा। एक बात ये। दूसरी बात हम लोग को ये समझाया गया कि कोई भी अगर आयनिक बॉन्डेड केमिकल है तो आयनिक बॉन्डेड केमिकल में केटायन और एनायन जो फॉर्म होते हैं, तो केटायन क्या करते हैं कि एनायन के इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उनको थोड़ा सा पोलराइज करते हैं और उस पोलराइजेशन या डिफॉर्मेशन से उनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में जो पहले थी वो थोड़ी सी इलोंगेट हो जाती है। तो सिमेट्रिकल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको इलोंगेट करने के प्रोसेस को हम लोगों ने कहा था, इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं, यानी पोलराइजेशन ऑफ एनायन। और जो कैटायन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करते हैं उसे हम लोग उस कैटायन के पावर को पोलराइजिंग पावर कह रहे थे। फिर हम लोग को एक और चीज बताया गया कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो जो है कैटायन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से आयनिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोग ये बात आज के लेक्चर में कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक